गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपठित काव्यांश किस प्रकार से पेपर में हम उसको सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेपर में आपके पास कोई भी काव्यांश आता है, उसके काव्यांश के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो उसका होता है जिसको आप कह सकते हो उसको देखते ही जो मीनिंग बने। कुछ चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं कि जो अर्थ उसमें छिपा हुआ है। हिंदी की सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो सामने से अर्थ दिखता है उसको हम उसका मुख्यार्थ कहते हैं, और जो अर्थ उसमें छिपा हुआ है उसको हम व्यंग्यार्थ या लक्षणार्थ कुछ भी कह सकते हैं। आइए इस पहरे को हम एक बार देखते हैं और समझते हैं कि यह पहरा हमको कहना क्या चाहता है। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके 5 प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे, उनके ऑप्शन आपने छांट कर बताने हैं। देखते हैं भाई। कोई खंडित कोई कुंठित, कृश बाहु पसलियाँ रेखांकित, टहनी सी टांगें बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से लौटते, धूल में चिर परिचित, पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुलमान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते, ये मूक पंगु बालू के कण। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर जो ये पहरा दिया है, इसमें सबसे पहला जो शब्द है आपका कोई खंडित कोई कुंठित। खंडित वो होता है जिसके खंड खंड हो चुके हों। कुंठित वो होता है जिसको आप टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हो। कृश बाहु का अर्थ है कि जिसकी भुजाएं बिल्कुल कमज़ोर हों। पसलियाँ रेखांकित, जिसकी पसलियाँ जिसको आप कह सकते हो वो दिखती हों, उसकी रेखाएं दिखती हों जिसके शरीर पर। टहनी सी टांगें बिल्कुल पतली हों, बड़ा हुआ पेट हो, टेढ़े मेढ़े हों, विकलांग हों और घृणित, जिनको देखकर भी कई घृणा लोग कर लेते हैं। और ऐसे लोग कौन हैं भाई? विज्ञान चिकित्सा से वंचित। विज्ञान चिकित्सा का अर्थ है कि जो डॉक्टर की सलाह उनको मिलनी चाहिए थी, दवाइयाँ उनको मिलनी चाहिए थी, वे सब उनको नहीं मिलती हैं, उनसे वे वंचित हैं। ये नहीं धात्रियों से रक्षित। अब धात्रियाँ होती हैं दाइयाँ। जो दाइयाँ एक स्त्री की रक्षा करती हैं, उसके बच्चे की रक्षा करती हैं, ये जो हैं, ये सब बच्चे जो हैं उन धात्रियों से भी रक्षित नहीं हैं। जो स्वास्थ्य सेज हो, जैसे कोई स्वास्थ्य की सेज हो, ये सुख से लौटते धूल में चिर परिचित, ये धूल में बिल्कुल लौट जाते हैं, खेलते हैं हंसी खुशी के साथ। क्यों? क्योंकि धूल इनसे चिर परिचित है, क्योंकि आज तक बेचारे ये धूल मिट्टी में ही रहते आए हैं। पशुओं सी भीत मूक चितवन। पशुओं से भीत का अर्थ है पशुओं के समान डरे डरे हैं, और मूक चितवन होती हैं नज़रें। नज़रें कैसी हैं भाई? मूक, बिल्कुल चुप हैं। प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, और जो नेचुरल, जिसको प्राकृतिक आप कह सकते हो, ऐसे वातावरण से प्रेरित इनका मन रहता है, यानी प्रकृति की ओर इनका मन भागता है। तृण तरुओं से उग बढ़। तृण तरु होते हैं, तृण होते हैं तिनके, और तरु होते हैं पेड़। जैसे तिनके और पेड़ उगते हैं, बढ़ और फिर बढ़ते हैं, फिर बाद में क्या होता है अभी? झड़ कर गिर जाते हैं। ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, ये अपने जीवन के क्रम के क्षणों को ऐसे ढोते रहते हैं, अपना जीवन ऐसे ही बिताते रहते हैं। कुल मान न करना इन्हें वहन, ये अपने कुल के नाम पर, अपने कुल के बारे में कभी भी ये घमंड नहीं करते हैं
क्यों? चेतना ज्ञान से नहीं गहन, इनको किसी चेतना का, चेतन ज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जग जीवन धारा में बहते, इस संसार रूपी जीवन की धारा में ये बहते रहते हैं। कैसे भाई? ये मूक हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, गूंगे हैं बेचारे, और पंगु बालू के कण, पंगु लंगड़े बालू के कणों के समान हैं, यानी जो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मिट्टी के कणों के समान ये बच्चे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधा सा अर्थ ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऐसे बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है जो बच्चे बेचारे विकलांग हैं, या गांव के ऐसे बच्चे हैं जिनको ना तो प्रॉपर रूप से सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, और जीवन भर बेचारे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो मुख्य अर्थ इसका ये निकल गया। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? पहला है, गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांव के बच्चों में चेतन ज्ञान का अभाव, गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। बताइए भाई क्या है? अब हम सामान्य रूप से अगर देखें तो गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या है, इसका वर्णन भी इस पैरे में है। चेतना ज्ञान का अभाव है, वो भी इस पैरे में है। गांवों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, वो भी है। और गांव के बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन। तो प्रॉपर इनमें से सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमें लगता है, ये लग रहा है मुझे, तो आप बताइए आपको कौन सा सही लगता है। उसके बाद देखिए, दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयाँ नहीं हैं, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। देखिए दूसरा पद क्या है? दूसरा पद हमारा देखो यहीं से है। कैसे? विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, ये वाला है। तो इसमें इसका उत्तर यही हो जाएगा कि गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दाइयाँ नहीं हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं। गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? अब देखिए पहला इसका जो ऑप्शन है कि वे कुपोषित हैं, खिन्न हैं तथा अशिक्षित हैं, क्षीणकाय हैं किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए हैं, पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय व मूक हैं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो मुझे लगता है कि भाई कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित हैं। उसके बाद आपके पास चौथा प्रश्न है, काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर देखिए भाई, वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग्य कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं, वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। तो देखिए आपको पता है कि भाई वो मनोरंजन तो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये हो सकता है। वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। यानी आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, अब दूसरा और तीसरा। अब आपको छांटना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए अब केवल उनकी दशा का वर्णन न करके कवि ने उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं का वर्णन किया है, क्योंकि ऊपर के दूसरे ऑप्शन में केवल दशा का वर्णन है और इसके अंदर क्या है भाई, शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है। उसके बाद देखिए, तृण तरुओं से उग बढ़, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इसका उत्तर देखिए भाई, घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं, घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में घास व पौधों की तरह फल फूल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए,
तृण तरुओं से उग बढ़। ध्यान से देखना, उगना और बढ़ना, लेकिन कविता के अंदर एक शब्द इसके बाद और भी है, ध्यान से देखिए आप। ये रहा, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर। अब उगने और बढ़ने की बात तो हर एक में बोल दी, लेकिन झर गिर भी है इसमें। झरकर गिर रहे हैं या फिर वो मर रहे हैं, तो घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये है। तो भाई आशा करता हूँ आपको ये काव्यांश समझ में आया होगा और कैसे हमने काव्यांश करने होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।